हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। और कल हमने आर्थिक सर्वेक्षण का पहला पार्ट देखा था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला पार्ट बड़े ही अच्छे से समझ आया होगा। देखो, जो पहला पार्ट था, अब हम उसी के फर्दर आगे अगले पार्ट को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल बता रहा था कि जो हम अभी आगे करेंगे वो जो हमने कल एक ओवरव्यू किया था, ठीक है, एक ओवरव्यू किया था, उसी को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज आपको ये पता चलेगा कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ही आसान है, ठीक है। जो भी आप करंट अफेयर देखते हैं ना, जैसे कोई भी आयोग आपसे 2024 के करंट अफेयर पूछता था, ठीक है, अब वो कोई आयोग 2025 के करंट अफेयर पूछेगा, तो वो डेटा कहाँ से आता है? वो डेटा इकोनॉमिक सर्वे से ही आता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बड़े ध्यान से ये वीडियो देखनी है, ठीक है। और आपसे मैं एक विनती करूंगा, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है, ठीक है, आप इससे लाभान्वित होते हैं, आपको लगता है कि कुछ अलग हो रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ ज़रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। आपका दिया हुआ एक शेयर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है। आपका एक आया हुआ लाइक, आपका एक आया हुआ कमेंट, जो बहुत अच्छा कमेंट होता है, ठीक है, जो इस रिस्पेक्ट में हो कि चाहे वो मेरे को क्रिटिक करे, ठीक है, चाहे मेरी आलोचना करे, बट एक पॉजिटिव वे में करे, तो मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। मैं भी अपने आप में सुधार करने की ओर अग्रसर हूँ, और आप भी अपनी आदतों में लगातार अच्छे कामों की तरफ सुधार करो, ठीक है। तो जो दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा पार्ट है ये, ठीक है, किसका? इकोनॉमिक सर्वे का। आज हम यहाँ से देखेंगे दूसरे यूनिट से, और 5वीं यूनिट को हम क्या करेंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे का है वहाँ तक आज इसको हम इस पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट है ये है राष्ट्रीय आय और लोक वित्त का, ठीक है, स्टेट इनकम और पब्लिक फाइनेंस का। अब आपको समझना है, देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके पास हमेशा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, और इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे आते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक एक चीज को, एक एक चीज का हम पोस्टमार्टम करेंगे, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यहीं से आपके पास प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में बहुत सारे फैक्चुअल डेटा हो, चाहे एनालिटिकल डेटा हो, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जीएसडीपी पढ़ा है हमने, जीएसडीपी कल पढ़ा था, ठीक है, कल हमने जीएसडीपी पढ़ा था। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी यही होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे सामान्यतः राष्ट्र आय के नाम से जाना जाता है। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदंड है। मतलब अगर आप किसी भी राज्य का आर्थिक विकास देखना चाहते हैं, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको क्या देखना पड़ेगा? उस राज्य की जीएसडीपी कितनी है, उस राज्य का सकल घरेलू उस राज्य का सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद है वो कैसा है, ठीक है। और इसके घटक, इसके 3 घटक होते हैं, बेसिकली इसके 3 घटक होते हैं। और वो 3 घटक क्या होते हैं? यह उनको 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और आपको ये जान के तो पता ही होगा ना, जिन्होंने भी ये एग्जाम पहले दिए होंगे, ठीक है, जो भी पीवाईक्यू सीरीज करते हैं, ठीक है, जो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज करते हैं, चाहे जो मेरे साथ क्या करते हैं, डीएनए करते हैं, ठीक है, डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं। अच्छा, डीएनए से याद आया कि आजकल डीएनए रेगुलर नहीं है बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। अब फिर बजट भी तैयार करना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जनवरी का जो मंथली करंट अफेयर है, और एक नई तरीके से शुरू करेंगे उसे, ठीक है। चाहे वो क्या हो, राज्य स्तरीय करंट अफेयर हो, चाहे फिर वो क्या हो, नेशनल और इंटरनेशनल स्तरीय करंट अफेयर हो, वो आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है, ठीक है। उसके पीछे बहुत काम चल रहा है, ठीक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके पीछे बहुत अच्छा काम चल रहा है, ठीक है। और शायद ही, मतलब मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि टारगेट यूकेपीएससी के अलावा शायद ही कोई ऐसा चैनल आपको इतने अच्छे तरीके से करंट अफेयर या जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, या फिर जो अभी आने वाला बजट होगा, शायद ही कोई इतना अच्छा कराता होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर देखते हैं। तो क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। और ये आपसे हमेशा क्या होते हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमेशा आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर प्रतिशत में 2025 और 26 में कितना रहा है, ठीक है। तो ये है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है ये। और प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना रहा, तो 9.59 के आसपास रहा। देखो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये तीनों डेटा कभी भी पूछे जा सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है, 9.59 है। सेकेंडरी जो है, द्वितीय क्षेत्र है जो हमारा, ठीक है, उसका योगदान कितना है, तो 39.95 है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो टर्सरी सेक्टर है, जो तृतीयक क्षेत्र है, उसका योगदान कितना है, तो 50.46 है। अब देखो ये तो है अपने राज्य का, ठीक है, ये है अपने राज्य का।
कल मैंने आपको अपने देश का भी बताया है, कल अब मैंने आपको क्या बताया है, देश का भी क्या बताया है, प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना योगदान है, टर्सरी सेक्टर का कितना योगदान है। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगा कि जरा आप कमेंट सेक्शन में बताना कि प्राइमरी सेक्टर का जो हमारे कंट्री में क्या है योगदान है वो कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है और टर्सरी सेक्टर का योगदान कितना है, किसके रिस्पेक्ट में, अपने कंट्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। अब देखो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में, और ये प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती है, कौन कौन से जो विषय हैं, जो मदे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। देखो आप ना एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन बनता है कि वो लिख देगा वहाँ पर कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, वहाँ पर दे देगा कृषि, पशुपालन, है ना, मत्स्य पालन दे देगा, और एक दे देगा सेवा क्षेत्र का कहीं पे उठा के, कि जैसे दे देगा होटल। ठीक है, तो कहीं वहाँ पर आपसे क्या ना हो, गड़बड़ी ना हो, तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो प्राइमरी सेक्टर के मद होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो कृषि आपको पता होता है। ठीक है, पशुपालन आपको पता होगा, वानिकी एवं लट्ठा बनाना आपको पता होगा, मत्स्य पालन आपको पता होगा, लेकिन उत्खनन, खनन और उत्खनन को भी आपको याद रखना है। ठीक है, कई लोग इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूजन कर जाते हैं कि खनन और उत्खनन क्या प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है या नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना है कि ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। अब देखो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आपसे इस बार क्या बनने वाला है, वो कृषि से बनने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुई है, ऋणात्मक क्या हुई है, वृद्धि दर हुई है, मतलब यहाँ पर वृद्धि दर क्या हुई है, ऋणात्मक हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो कृषि में जो प्राइमरी सेक्टर है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसमें जो क्या योगदान है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है भाई, 9.59 है ना, 9.59 क्या है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान है हमारे अर्थव्यवस्था में। उसमें अकेला कृषि का योगदान कितना है, तो 33.50% है। ठीक है, उसमें कृषि का योगदान कितना है, 33.50% है। अगर इस 9.59 को आप 100% मान लेते हैं तो उसका क्या 33.50% क्या होता है, केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है हमारे पास। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आपको केवल और केवल कृषि वाले डेटा को याद रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये इस बार ऋणात्मक में गया है। ठीक है, निगेटिव में गया है। ठीक है, निगेटिव वृद्धि दर हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अटेंटिव तरीके से देखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार। ठीक है, और क्या पता बन भी जाए यहाँ से, कि अभी हाल ही में जो अपना क्या आया था, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था 2025-26 का, वहाँ पर कृषि की वृद्धि दर कितनी थी। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा 3.96, 3.96, 3.25, ठीक है, -3.96 या फिर -3.25। फिर ये आपके लिए जो ऑप्शन होगा ना, ये बड़ा ही एक क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एक ऑप्शन, मतलब ऑप्शन हो जाएंगे, जहां पर आपको अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है तो वहां पर आप क्या कर लेंगे, गलती कर लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस बार जो कृषि में विकास दर हुई है वो कितनी हुई है, -3.96 की विकास दर हुई है। इवन ये गिरावट ही बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो थोड़ा आपको क्या करना है, इस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, जैसे एग्रीकल्चर में कितना परसेंट का है, 33.50% का है। लाइवली स्टॉक किसे बोलते हैं भाई, पशुपालन को कहते हैं, इसमें कितना है, 27.25% है। ठीक है, फिर फॉरेस्ट्री एवं लॉगिंग में कितना है, 27.04% है। मतलब आप देखो, पहले तीन आपको याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा जो प्राइमरी सेक्टर में जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो किसका है, एग्रीकल्चर का है। फिर दूसरे नंबर पर किसका है, तो लाइव स्टॉक का है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर किसका है, तीसरे नंबर पर किसका है, फॉरेस्ट्री का है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये याद होना चाहिए। ठीक है, मैं अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाता, अगर मैं आपको कभी क्या करूं, टेस्ट सीरीज दूं, तो मैं आपको इतने डिटेल में ही क्या पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, जो बहुत कठिन नहीं है, मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, बाकी यहां पर देख लो कि प्राथमिक क्षेत्र में उपमदों के अंतर्गत कृषि का योगदान सर्वाधिक 33.50% है, लेकिन इसकी क्या है, ऋणात्मक वृद्धि दर है। इस बार इसकी क्या है, ऋणात्मक वृद्धि दर है। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या है, आपके पास बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि प्राइमरी सेक्टर आपको समझ आ गया होगा। अब है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, विनिर्माण की चीजें आती है, निर्माण की चीजें आती हैं। ठीक है, इसमें है ना, तो सीधा हम क्या करेंगे कि इसके इस तालिका को देखेंगे। तो विनिर्माण मतलब क्या क्या निर्माण हो रहा है। ठीक है, पहले ये है। दूसरा है गैस, विद्युत, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, इसमें दूसरा ये है। फिर तीसरा है निर्माण। अब देखो यहाँ पर ना
एग्जामिनर फिर कहाँ पर फंसाता है कि निम्न में से द्वितीय क्षेत्र में कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब उसने माना ये ऑप्शन पूरा दे दिया, ठीक है, कि विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। आपको लगेगा यहाँ पर तो सेवाओं की बात कर रहा है, ये कहीं टर्सरी सेक्टर का तो नहीं है, और यहीं पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट ऐसा ही याद करना है कि विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य जो उपयोगी सेवाएं हैं वो किस में है, सेकेंडरी क्षेत्र में है, ठीक है, किस में है, द्वितीय क्षेत्र में है, ठीक है। और इसमें भी जो सबसे बड़ा पार्ट है वो किसका है, वो किसका है भाई, विनिर्माण का है। विनिर्माण का कितना है, 65.68%, ठीक है, 65.68%। तो इसमें प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो किसका है, विनिर्माण का है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आप क्या कर लो, एक बार ये वेन डायग्राम देख लो, ठीक है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र है, उसका परसेंट कितना है भाई, 65.68 है। फिर जो दूसरा है वो कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है, वो कितना है उसका, तो 26.45%, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर देखो द्वितीय क्षेत्र के उपमदों के अंतर्गत विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक है, कितना है, 65.68% है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइमरी सेक्टर पता चल गया होगा, सेकेंडरी सेक्टर पता चल गया होगा। अब है टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। और ये उत्तराखंड में अभी क्या हो गया है, सबसे ऊपर आ चुका है, ठीक है, सबसे ऊपर आ चुका है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखा था ना, थोड़ा आपको क्या करना है, इस डेटा को याद रखते हुए चलना है। किस डेटा को, यहाँ पर जो ये डेटा था, कहाँ गया वो डेटा, एक मिनट, हाँ ये डेटा था, इसको याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर का पार्ट कितना है, 9.59। इस प्राइमरी सेक्टर में भी जो सबसे ज़्यादा है वो एग्रीकल्चर का है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर का है। जो सेकेंडरी सेक्टर में है वो जो सबसे ज़्यादा है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, विनिर्माण का है। और जो टर्सरी का है वो क्या करेंगे हम अब देखेंगे, ठीक है। तो 39.95 किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का है। 9.59 किसका है, एग्रीकल्चर सॉरी प्राइमरी सेक्टर का है। और टर्सरी का कितना है, तो 50.46% किसका है, टर्सरी सेक्टर का। कितना है, 50.46% क्या है, टर्सरी सेक्टर का योगदान है, ठीक है। तो आपको ये देखना है। अब इसमें भी देखो, ये एक बार यूपीएससी ने यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ना आपके पास भी जरूर आएगा। उसने यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा जो मद है, ठीक है, वो टर्सरी सेक्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। और वही उसने पुराना वाला जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था सेकेंडरी, यहाँ पर ये तो उसने वहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी डाल दिया, और लोग वहाँ पर क्या हुए, कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपके पास जो टीचर है शायद वो थोड़ा स्मार्ट टीचर है, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये देखो परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण किस में आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है। व्यापार, होटल और जलपान गृह, देखो ये यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, लेकिन ये भी किस में आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है। फिर वित्तीय सेवाएं भी किस में आती है, टर्सरी सेक्टर में आती है। स्थावर संपदा, आवास और स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं भी किस में आती हैं, टर्सरी सेक्टर में आती हैं। जो आप लोग प्रशासन की सेवाएं दे दोगे आगे आगे, ठीक है, वो भी किस में आती है, टर्सरी सेक्टर में आती है। और जो बाकी अन्य सेवाएं हैं, तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्या है, डेटा है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा किसका है, इसमें सबसे ज़्यादा है भाई अपना व्यापार, होटल और जलापान का। कितना है भाई, 37.25% यहाँ पर क्या है, टर्सरी सेक्टर में इसका योगदान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि ट्रेड, रिपेयर एंड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का कितना है, 37.25। इसमें सबसे ज़्यादा किसका पार्ट है, तो टर्सरी सेक्टर में। देखो यहाँ पर लिखा है ना, तृतीय क्षेत्र के उपमदों के अंतर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान सर्वाधिक कितना है, 37.25% है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बारे में पता चल गया। अब क्या है, यहाँ पर है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी करंट प्राइस पे है, ठीक है, मतलब प्रचलित भाव में। देखो हमने दो भाव पढ़े थे, याद है आपको, एक स्थिर भाव था, एक प्रचलित भाव था। स्थिर भाव का बेस ईयर क्या था, जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्थिर भाव का, मैंने कल आपको बड़े डिटेल में पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। स्थिर भाव का जो बेस ईयर है, ठीक है, जो बेस ईयर है वो क्या है, वो आपको कहां पर करना है, कमेंट सेक्शन में उसका क्या करना है, आपको आंसर करना है, ठीक है। अब प्रचलित भाव पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो यहां पर क्या देखने को मिलता है। देखो ये क्या है, ये क्या है, देखो यहाँ पर आपको सीधे सीधे देखने को क्या मिल रहा है। एक तो क्या मिल रहा है, प्रचलित भाव पर राज्य का क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, राज्य का क्या है, सकल घरेलू, मतलब हमारी जीडीपी कितनी है, और करोड़ में है। कल मेरे मुंह से गलती से वो क्या आ गया, रुपए में आ गया था, ठीक है। वहां पर एक एस्पिरेंट ने क्या करा है, कमेंट भी करा है, मैंने उनका क्या करा है, रिप्लाई भी करा है, थोड़ा देख लेना कल की वीडियो में। लेकिन यहाँ पर देखो जो अपना जो 25-26 का जो क्या है, हमारा जो क्या है ईयर था, ठीक है, जो समीक्षा, जिसकी समीक्षा आई है हमारे पास, सर्वेक्षण आया
सॉरी आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इसमें जो जीएसडीपी है वो कितना है, जीएसडीपी कितना है, तो 3,81,889 रुपये है, सॉरी करोड़ रुपए है, कितना है, करोड़ रुपए है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। 3,81,889 करोड़ रुपए हमारी क्या है, जीएसडीपी है, मतलब राज्य की क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो एग्जामिनर आपको कैसे फंसाएगा, देखो आपको क्या देगा, वो एक स्टेटमेंट देगा किसके एस्पेक्ट में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है। और ऐसे स्टेटमेंट अब यूपीपीसीएस, देखो यूपीपीसीएस, हिमाचल पीसीएस, ठीक है, ये बनाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये अब उत्तराखंड पीसीएस भी बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारा पीसीएस भी नकल करने में क्या है, बहुत माहिर है। खैर ये तो नहीं कहना चाहिए, बट पीसीएस में अमूमन ये होता है कि कहीं के आयोग, किसी दूसरे आयोग के क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। देखो वो क्या बोलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2025-26 तक, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि हुई है, ठीक है, निरंतर वृद्धि हुई है, तो वो स्टेटमेंट, वो कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको ये थोड़ा दिमाग में याद रखना है, ठीक है। आप एक चीज याद रखना कि जब 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर आया था, वहां से हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो राज्य की सकल घरेलू उत्पाद है, वो लगातार क्या है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो, पहले यहां पर भी तो इंक्रीज हो रही थी, बट फिर क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी। अगर उसने इससे पहले पूछ दिया कि 2017-18 से और 2025-26 तक, ठीक है, हमारी जो जीएसडीपी है वो लगातार बढ़ी थी, तो लगातार नहीं बढ़ी थी, पहले बढ़ी थी, फिर घटी थी, फिर बढ़ी थी, ठीक है। लेकिन अगर उसने यहीं से कथन पूछ दिया कि 2020-21 से और 2025-26 तक हमारी सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ा है, तो हाँ, वो कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि जो हमारा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, पहला तो वो जो ये वाला क्या है, जो ये वाला तथ्य है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3,81,889 रुपये, करोड़ रुपए क्या है, हमारा जीएसडीपी है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा क्या देख लेते हैं, आर्थिक विकास दर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये है स्थिर भाव पे, और इसी का क्या बताना है आपको, मुझे बेस ईयर बताना है। ये कल मैं आपको बड़े डिटेल में बता चुका हूँ कि स्थिर भाव का बेस ईयर क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है उत्तराखंड और यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, ठीक है, अपना प्यारा भारत। तो कल हमने डिटेल में देखा था कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो हुआ है, जो पिछला है, मतलब जिसका आर्थिक सर्वेक्षण आया है, वहां पर इंडिया का जो आर्थिक विकास दर था वो कितना था, 7.4 था, ठीक है, वो 7.4% था, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड का कितना था, 7.23% था। थोड़ा यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, हाँ, ये थोड़ा सा ये हरा, ये जो ऑरेंज वाला है, ये हाँ ऑरेंज वाला है, थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो कहीं आप इसको ये वाला ऊपर वाला मत समझ देना। 7.23 नहीं था, वो था 7.4 था, ठीक है। आर्थिक विकास दर हमारा कितना है, मतलब देश का कितना है, 7.4 है, और हमारा कितना है, तो वो हमारा कितना है, 7.23 है, ठीक है। थोड़ा इसको देख लेना यहाँ पर, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में जो अपना जो जो हमारा क्या है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार उत्तराखंड का जो आर्थिक विकास दर है, ठीक है, जो आर्थिक विकास दर है वो कितना है, तो वो कितना है, 7.23 है, और इंडिया का कितना है, तो 7.4 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला था कि हमारे भारत का ज़्यादा है, थोड़ा हमारा क्या है, इससे कम है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। फिर अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर क्या है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम दिया है, उत्तराखंड का पर कैपिटा इनकम दिया है, लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का पर कैपिटा इनकम नहीं दिया है, ठीक है। वो शायद इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ के बजट अभी आया ना हो। लेकिन देखो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, देखो ये डेटा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इंडिया का जो क्या है, पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो कितना है, वो कितना है, वो कितना है, वो है 2,19,575 रुपए। कितना है, 2,19,575 रुपए। लेकिन जो अपने उत्तराखंड का जो पर कैपिटा इनकम है, उत्तराखंड का जो पर कैपिटा इनकम है, वो कितना है, 2,73,921 रुपए, ठीक है, 2,73,921 रुपए, ठीक है, 2,73,921 रुपए। यहाँ पर बड़े अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अपने इंडिया का दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से आपके पास प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो लोक वित्त आया है इसके बाद, तो लोक वित्त इतना इंपॉर्टेंट है शायद क्या है नहीं अभी, ठीक है, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको हम छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर देखो
अब यहाँ पर देखो राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्षवार चित्रण है ये, ठीक है। तो जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, जो हमारा क्या है प्राथमिक घाटा है, जो हमारा क्या है प्राथमिक घाटा है, वो कितना है 1.61 है, ठीक है। वो क्या है 1.61 है। और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, मतलब जो हमारा राजकोषीय घाटा है, वो हमारा कितना है 3.62 है, ठीक है। ये दोनों डेटा भी क्या है बड़े इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको भी एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें और तो कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है, जो मैंने इससे पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है इसको, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। बाकी यहाँ पर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन एंड टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट उत्तराखंड थे, ये तो हम बजट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम क्या करेंगे बजट में भी इसको क्या करेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखो इसको हम बजट में आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, हाँ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कृषि के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर एक मिनट, हाँ थोड़ा सा आप भी पेशेंस बना के रखना मेरे साथ। बाकी यहाँ पर क्या है 3 पर्यटन से संबंधित तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर सीधे 4.1 पे आते हैं, ठीक है, 4.1 पे आते हैं। कराधान भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टैक्सेशन भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये हम क्या करेंगे बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। बाद में इन द सेंस ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको जहाँ जहाँ पर हमको केवल पढ़ना है, हम केवल और केवल वहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये आबकारी से संबंधित डेटा है, ये भी हमारे लिए क्या नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो भाव संचलन है, ठीक है, प्राइस मूवमेंट है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मतलब यहाँ पर हमको मुद्रास्फीति के बारे में क्या मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। तो धन के मूल्य स्थिर न रहकर, धन के मूल्य स्थिर न रहकर समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। कीमतों में आने वाला यह उतार चढ़ाव न केवल समग्र आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, बल्कि व्यक्तियों और समाज की कार्य शक्ति पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। मतलब जो हमारी मुद्रास्फीति बढ़ती है, जो हमारे दाम बढ़ते हैं, ठीक है, वो हर चीज़ पर क्या करते हैं, व्यक्तियों और समाज की कार्य शक्ति पर क्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, ठीक है। मूल्य स्तर समाज के सापेक्ष वस्तु एवं सेवाओं के दामों में होने वाले औसत परिवर्तन को मापने वाला एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय साधन है, जो आर्थिक नीतियों के निर्माण में मुख्य मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाली सतत वृद्धि, जिसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। देखो ये भी कई बार पेपर में आता है, ठीक है, कि आपको मेंस में पूछा जा सकता है कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं भाई, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाली सतत वृद्धि को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। आर्थिक व्यवस्था के विकास एवं स्थिरता को प्रभावित करने वाला एक केंद्रीय क्या है, नियामक तत्व है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैंने ये इसलिए पढ़ा क्योंकि कई बार हमको क्या होता है कि बेसिक क्या नहीं आती है, बेसिक हमको क्या भी नहीं पता होती है, टर्मिनोलॉजी पता नहीं होती है। जब आपकी लिखने की बारी आती है कहाँ पर, मेंस में, तो मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, एक तो आपको ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो मुद्रास्फीति तो मैं आपको बता चुका हूं कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाली सतत वृद्धि। देखो इस शब्द को याद रखना, सतत वृद्धि, लगातार वृद्धि क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है। अब मुद्रास्फीति मापने के जो सूचकांक है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो मुद्रास्फीति को मापने के लिए विभिन्न सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक WPI, ठीक है, WPI देखो, WPI देखो इसको क्या कहते हैं, WPI होल प्राइस इंडेक्स कहते हैं ना, होल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, W थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। एक तो इससे नापी जाती है। और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। देखो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि थोक मूल्य सूचकांक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। CPI है ना, CRU देखो, CPI CRU, ठीक है, CPI CRU संयुक्त ग्रामीण शहरी और भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है। CPI IW, और मतलब IW देखो ये IW वाला है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये सूचकांक दिए हुए हैं, बेसिकली ये सूचकांक दिए हुए हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI हो गया, CPIR, ठीक है, ग्रामीण मतलब रूरल। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहाँ, रूरल वाले में, कहाँ पर, रूरल वाले में, ठीक है, शहरी वाले में, अर्बन में, ठीक है। तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहाँ पर, अर्बन वाले में। CPI संयुक्त मतलब दोनों को कंबाइन करके, रूरल और
अर्बन को कंबाइन करके। फिर क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक सीपीआई इन क्या लिख रखा है, इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, आईडी, ठीक है, किसका, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। तो यही है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इतने कारकों से हम क्या नापते हैं, मुद्रास्फीति को नापते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो ये 7 कारकों से हम क्या नापते हैं, मुद्रास्फीति को नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यहाँ पर देखो क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हो गया, फिर दूसरा है 4.3, एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एस्पेक्ट है। 4.3 क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसको हम क्या करते हुए चलेंगे, छोड़ते हुए चलेंगे, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो भारत की मुद्रास्फीति, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके पास बनता है, ठीक है। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 दिसंबर तक में भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति, जिसका आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा किया जाता है। देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब इसका आधार वर्ष क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं आपको डीएनए में पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, डीएनए में पढ़ा चुका हूँ। जो हम भारत की सीपीआई नापते हैं ना, उसका आधार वर्ष अब क्या हो चुका है, 2024 हो चुका है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, 2024 हो चुका है। फिर मैं आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में भी बता चुका हूँ। देखो 2 इन्फ्लेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, एक होती है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों के बारे में बताया है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब चीजें आती हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में क्या नहीं आता, फूड और फ्यूल नहीं आता, क्योंकि कोर मतलब क्या होता है, केंद्र, और केंद्र में ऐसे देखो, केंद्र इन्फ्लेशन मतलब ऐसे केवल इन्फ्लेशन वहां पर इकट्ठा होती है जो लगभग स्थिर होती है, लेकिन फूड और फ्यूल का जो दाम बढ़ता है वो दिन के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है, डे के हिसाब से क्या बढ़ता है, फ्यूल का और फूड का दाम बढ़ता है, इसलिए उसको कोर इन्फ्लेशन में नहीं रखते, बल्कि उसको किस में रखते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन में रखते हैं। देखो ये एक स्टैटिक नॉलेज है, हाँ ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा है, इवन ये तो यूकेपीएससी ने पूछ भी दिया है। पीसीएस वाले जो आप पुराना पीसीएस का एक पेपर देखोगे तो वहां पर पूछा है कि कोर इन्फ्लेशन में कौन सी 2 वस्तुएं नहीं है, ठीक है। तो वहां पर क्या था, फूड और फ्यूल, मतलब खाद्य सामग्री और जो फ्यूल है वो उसमें क्या नहीं था, शामिल नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इस गिरावट का मुख्य कारण हेडलाइन इन्फ्लेशन में 3.89% अंकों की महत्वपूर्ण कमी है, जो विशेष रूप से मुख्य सेवा मुद्रास्फीति में आई कमी से प्रेरित थी, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 4.4 इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में मुद्रास्फीति के क्या उतार चढ़ाव हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त मतलब जो क्या है, दोनों कंबाइंड है, पर आधारित मुद्रास्फीति जो वर्ष 2024 में 6.05% थी, वही 2025 में कितनी आ गई 0.67% आ गई। इसी अवधि के दौरान ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई ग्रामीण इतनी आ गई, ठीक है, शहर में इतनी थी और वो इतनी आ गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और कल हम ये पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर आधारित मुद्रास्फीति 0.67% और 4.9% के बीच में रही है, ठीक है। मतलब जो सबसे कम इन्फ्लेशन देखी गई है वो 0.67 के रही है, और सबसे ज्यादा देखी गई तो वो 49% के आसपास रही है। इसका मतलब इन दोनों के ही बीच में क्या झूली है, पूरी की पूरी सीपीआई झूली हुई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है ये आपके लिए। अब देखो सीपीआई के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट है, वो हमारे स्टेट के एस्पेक्ट में है, ठीक है। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, राज्य गठन के बाद से वर्ष 2017 तक उत्तराखंड में सीपीआई के भाव संग्रहण तथा सूचकांक निर्माण का कार्य कौन करता था, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रपत्रों और पद्धति के अनुसार होता था। मतलब 2017 से पहले जो हमारी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नापी जाती थी, ठीक है, वो कौन से राज्य के उसमें नापी जाती थी, एस्पेक्ट से नापी जाती थी, तो यूपी के एस्पेक्ट से नापी जाती थी। इस कारण सूचकांक में उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक, आर्थिक और उपभोक्ता संरचना पूरी तरीके से परिलक्षित नहीं हो पाई। इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ा, खुद का सीपीआई इंडेक्स लाना पड़ा। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2017 में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, देखो मैंने कल आपको ये भी बताया था कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय क्या काम करता है, ठीक है, वो सारे आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम करता है और साइंटिफिक वे में
प्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड स्तर पर नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 11-12 तैयार किया जाने लगा। इस नई व्यवस्था में राज्य के चुनिंदा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से 125 वस्तुओं एवं सेवाओं के भाव का नियमित और व्यवस्थित संग्रहण तथा संकलन शुरू किया गया, जिसे इससे राज्य के उपभोक्ता आदतों, क्षेत्रीय विशेषताओं और वास्तविक मूल्य प्रवृत्तियों को सीपीआई में बेहतर ढंग से समाहित किया जा सकता है। देखो अब क्या हुआ, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। सीपीआई के बारे में ये पूरी की पूरी चर्चा है। सीपीआई क्या था कि 2017 से पहले हम क्या करते थे, यूपी के एस्पेक्ट से हम अपना सीपीआई नापते थे, ठीक है। लेकिन बाद में यहाँ की जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, जो आर्थिकी है, उपभोक्ता सूचकांक है, उसके आधार पर हमने क्या करा कि जो हमने बेस ईयर बनाया वो हमने क्या बनाया, 2011 और 12 बनाया। जब हमने 2011-12 बनाया तो इसमें हमने कितने वस्तुओं और सेवाओं को रखा, तो 125 वस्तुओं और सेवाओं को रखा। देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको कोई नहीं बताता इतने डिटेल में, शायद ही आपको कोई बताता होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि समय के साथ उपभोक्ता व्यवहार, खपत ढांचे और आर्थिक गतिविधियों के में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2022 में राज्य स्तरीय सीपीआई का आधार वर्ष अद्यतन 17-18 कर दिया गया। इसका मतलब वर्तमान में जो हमारा सीपीआई नापा जाता है वो कौन से बेस ईयर पे नापा जाता है, तो वो कौन से बेस ईयर में नापा जाता है, 2017-18 के बेस ईयर पे नापा जाता है। इससे पहले हम कब नापते थे, 11-12 के बेस ईयर पे नापते थे। वहां पर हमारे पास कितनी वस्तु थी, 125 वस्तुएं थी। लेकिन अब हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं वो हम अभी देखेंगे। तो हम देखो कुल 125 से बढ़कर अब नगरीय बाजारों हेतु 190 वस्तु हो गई और ग्रामीण बाजारों हेतु 192 वस्तुएं हो गई। देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अपने नाक कान आंख सब खोल के रखना, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही नया बेस ईयर बना तो हमने जो नगर वाला है उसमें हमने कितनी वस्तुओं को रख दिया, 190 वस्तुओं को रख दिया। लेकिन जो हमारा ग्रामीण वाला है उसमें हमने कितनी वस्तुओं को रख दिया, 192 वस्तुओं को रख दिया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये बड़ा एक स्टार मार्क वाला क्या है आपके पास फैक्ट है, ठीक है, कि पहले हमारा जो सीपीआई वर्ष था वो क्या था, हमने क्या बनाया था, 11-12 बनाया था। उसमें हमने 125 वस्तुओं को रखा हुआ था, वो ग्रामीण और नगरीय दोनों के लिए था। ये क्या था, ये ग्रामीण और प्लस नगर वाले दोनों के लिए था, क्या 125 वस्तुएं। लेकिन जब हम सीपीआई का बेस ईयर जब हमारा क्या हुआ, 2017 हुआ, 17-18 हुआ, और वर्तमान में भी जो हमारा सीपीआई का बेस ईयर है, जो उत्तराखंड का सीपीआई का बेस ईयर है वो क्या है, 2017-18 है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तराखंड का जो सीपीआई बेस ईयर है वो क्या है, 17-18 है। उसमें नगर के कितने विषय हैं, जो हमारे सिटी वाले विषय हैं वो कितने हैं, 190 विषय हैं, और जो हमारे ग्रामीण वाले विषय हैं वो कितने हैं, 192 हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। लेकिन अब भारत का जो सीपीआई है, भारत का जो अपना इंडिया है, उसका जो सीपीआई का जो बेस ईयर है वो कितना है, ये मैं आपको क्या बता चुका हूँ, डीएनए में बता चुका हूँ। डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं बड़े डिटेल में, और ये कितना हो चुका है, अब 2024 हो चुका है। तो आपको तीनों बेस ईयर याद होने चाहिए, क्यों, बिकॉज ऑफ ये वाला एग्जाम यूके SSSC, ठीक है। किसी दिन दिमाग घूम गया ना इसका, तो ये सीधा सीधा, जैसे इसने एमएसएमई में एक गेम खेला था, याद है, एमएसएमई में इसने एक गेम खेला था 2018 से पहले, मैं आपको पीवाईक्यू में करा चुका हूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखना, पहला ही वीडियो होगा शायद वो, वहां पर मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। और वो कब का एग्जाम क्वेश्चन पेपर था, 21 सितंबर, जो पटवारी वाला लीक वाला पेपर था, वहां पर पूछा था एमएसएमई के बारे में, ठीक है। अब वो यहां पर भी आपसे पूछ सकता है कि जो अपना सीपीआई है, देखो जब उसने एमएसएमई के बारे में पूछ दे तो सीपीआई के बारे में नहीं पूछ सकता, ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यहां से अपने को तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूं, सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं। बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई मेरे को टीचर सर बोलता है तो सर के हिसाब से थोड़ा सा मेरे पे विश्वास करो और इन सब चीज़ों को अपने अंदर भरने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है अब, क्योंकि आपके जो वनडे एग्जाम है उसका पैटर्न लगातार कठिन होता हुआ चल रहा है, एनालिटिकल होता हुआ चल रहा है। कब तक आप केवल और केवल पर कैपिटा इनकम, जीडीपी अपना कितना है, क्या डेटा है, इसको याद करते हुए चलोगे। आपको ऐसे डेटा को भी क्या करना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। अब यहां पर एक 14.5 है, देखो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है
टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण क्या है भाई, कारण क्या है, देखो पूछ सकता है कि जो अभी 2025 में जो मुद्रास्फीति के कारण थे वो क्या थे, ठीक है। तो क्या कारण थे भारत में मुद्रास्फीति कम होने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, ठीक है। देखो मुद्रास्फीति क्या हुई है 2025 में, मतलब महंगाई क्या हुई है, कम हुई है, क्या हुई है, कम हुई है। लेकिन अब 2026 में तो क्या हो गया, वो अपना युद्ध चल रहा है ना ईरान के आसपास, इजराइल और अमेरिका हो गया, और पूरे जो वहाँ पर साउथ वेस्ट ठीक है ना, वहाँ पर क्या हो चुका है, जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पर लड़ाई हो चुकी है। तो अब मुद्रास्फीति तो बढ़ेगी इस साल, ठीक है। लेकिन 2025 में मुद्रास्फीति क्या हुई थी, कम हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सब्जी, दालों और मसालों जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई थी, कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आई थी। अनुकूल कृषि गतिविधियों तथा सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की प्रभावी नीतियां क्या हुई थी, सफल हुई थी। इस वजह से हमारा क्या आया था, मुद्रास्फीति कम आई थी। इन्हीं कारकों के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहा, जिससे आम जनता के क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है, ठीक है। मतलब जो जनता है उसने क्या करा है, क्रय करा है चीज़ों को, उसमें वृद्धि हुई है। तो आपको थोड़ा सा ये पॉइंट किसके एस्पेक्ट में याद रखना है, मेंस के एस्पेक्ट में याद रखना है, ठीक है। कोई यहाँ पर हलवा पूरी थोड़ी बट रही है, ठीक है। आपने ऊपर ये पूरा का पूरा क्या पढ़ा, आपने यहाँ पर पूरा का पूरा क्या पढ़ा, प्रीलिम्स एस्पेक्ट में पढ़ा। आपको मेंस के लिए भी तो तैयार होना है, ठीक है। तो मेंस के लिए ये डेटा है, ये सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है, कि 2025 में आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से मुद्रास्फीति के क्या कारण थे, कम होने के क्या कारण थे। तो वहां पर आपको ये सब चीजें तो बतानी पड़ेंगी, और यही सब चीजें क्या आती हैं, वहां पर आती हैं, ठीक है। इसका और डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कि जो देखो खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आई थी, ठीक है, ये एक बड़ा हिस्सा था। फिर यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई थी, कृषि गतिविधियों में सुधार हुआ था, कम आधार प्रभाव हुआ था, ठीक है। फिर सरकारी नीतियों और जो आरबीआई के कदम थे वो क्या थे, बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये सब क्या आया होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, कार्य एवं संबंध क्षेत्र, ठीक है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जिन लोगों को भी योजना याद नहीं होती थी कृषि से संबंधित, आज उनकी टेंशन क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कृषि गन्ना उद्यान, ठीक है, एग्रीकल्चर शुगर केन एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक। तो ये एक क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो देखो यहाँ पर थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब आपको यहाँ पर क्या मिलता है, डेटा मिलते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड के लिए, ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो अगर आपने ना करंट अफेयर पे बहुत अच्छी कमांड कर ली है, इकोनॉमिक सर्वे पे बहुत अच्छी कमांड कर ली है, बजट पे बहुत अच्छी कमांड कर ली है, सरकारी नीतियों पे पीआईबी पे खास बहुत अच्छी कमांड कर ली है, तो आपका 75 जो % पेपर है ना, वो स्टैटिक, मतलब जैसा मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे मैं करंट पढ़ाता हूँ तो मैं पूरा का पूरा आपको स्टैटिक व्यू से उसको एनालाइज कराने की कोशिश करता हूँ। हम केवल करंट नहीं पढ़ते, हम उसके साथ क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक भी पोर्शन पढ़ते हैं। वैसे जैसे मैं आपको ना ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल आपको डेटा थोड़ी रटवा रहा हूँ, मैं आपको उसका स्टैटिक पार्ट बता रहा हूँ, बता भी तो रहा हूँ। जैसे सीपीआई, इसका आधार वर्ष क्या है, ये क्या है, एक स्टैटिक पार्ट तो है, ये कोई करंट अफेयर थोड़ी है, ठीक है। तो और ये देखना, कोई भी मुझे नहीं लगता कोई आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाने वाला तुम्हें बताएगा भी, ठीक है। तो देखो राज्य गठन के समय राज्य की आर्थिकी पर प्रमुख आधार कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। देखो जब हमारा क्या बना था, राज्य बना था, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो राज्य की अर्थव्यवस्था थी, उसका जो आधार था वो क्या था, कृषि एवं ग्रामीण था, ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण था। प्रदेश गठन के समय कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था, 17.12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, और वर्तमान में कितना हो चुका है, 26.64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो चुका है। देखो ये पेपर में आ सकता है कि जो हमारा राज्य बना था जब, उस टाइम पे हमारा जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन था वो कितना था, 17.2 क्विंटल था, 17.2 क्विंटल था। अब ये वर्तमान में बढ़ के कितना हो चुका है, तो 26.64 क्विंटल हो चुका है, प्रति हेक्टेयर हो चुका है, ठीक है। अब सरकार ने इसमें क्या करा, देखो राज्य गठन के समय निम्न मूल्य फसल पर फोकस था, मतलब जो हमको क्या देती थी, लो वैल्यू क्रॉप देती थी। लेकिन अब क्या हो चुका है, परंतु कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिए जाने हेतु उच्च मूल्य फसल पर फोकस किया गया है। देखो मैं आपको डीएनए में कितनी ही बार बता चुका हूं कि हमारे सरकार का लक्ष्य क्या है, कि किसानों की आय को क्या करना, दुगना करना, ठीक है। अब उसके लिए क्या था, पहले क्या करती थी, जो हमारी किसान थे वो क्या करते थे, लो वैल्यू क्रॉप्स को क्या करते थे, उगाते थे, फिर उनको उसी हिसाब से पैसा मिलता था। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हो चुका है, सरकार हो और सरकार के साथ कृषक भी क्यों ना हो, उन्होंने क्या करा है भाई, हाई वैल्यू क्रॉप्स की ओर फोकस किया है। जैसे क्या, मिलेट पॉलिसी हो गई, कीवी पॉलिसी हो गई, एप्पल मिशन हो गया। देखो ये सारे के सारे क्या है, एक हाई वैल्यू क्रॉप है, ठीक है। अब देखो यहां पर ना आपको सुफल का क्या आ सकता है,
फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या है? स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल लॉजिस्टिक सुफल प्रमुख है, ठीक है। आपको यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जब वो यूटीडीबी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, यूटीडीबी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो वो यहाँ पर सुफल का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। आपको थोड़ा सा अटेंटिव तरीके से क्या करना है, ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, ठीक है। तो स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग एप्पल लॉजिस्टिक, और मैं बोलता हूँ ये ना भी पूछे भाई, कभी ना पूछे ये। क्या आपको मेंस नहीं देना है? ठीक है, आप जब इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको मेंस नहीं देखना है, देना है? अगर आपने वहां पर ये डेटा लिख दिए ना, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं है आपको कम नंबर देने की, ठीक है। और ये फुल प्रूफ डेटा है, ये आपका राज्य बताता है आपको, ये अपने इकोनॉमिक सर्वे में चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारा राज्य गठन था उसके उस टाइम पे प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता था वो 17.2 क्विंटल के आसपास होता था, और अब हम क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में 26.64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की तरफ बढ़ गए हैं। पहले हम लो वैल्यू क्रॉप को बढ़ाते थे, अब हम क्या कर चुके हैं, हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ आ चुके हैं। अब हम अपने किसानों की आय को दुगना करने के, क्वेश्चन क्या पूछता है मेंस में कि सरकार के द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए गए हैं कि किसानों की आय को दोगुना कर रही है सरकार, ठीक है। तो वहां पर सारे तो आपको यही तो लिखना है, बाकी आपको और क्या लिखना है, यही तो सब लिखना है, ठीक है। तो यही है, ठीक है, जिसके क्रियान्वयन से कृषकों के आय में प्रभावी वृद्धि संभव है, ठीक है। राज्य में सगंध पौध उत्पादन की अपार संभावना को देखते हुए महक क्रांति के रूप में एरोमेटिक पॉलिसी लाई गई है, जिससे आगामी 5 से 6 वर्षों में लगभग 23,000 हेक्टेयर में कृषक कृषि कर मतलब 23,000 हेक्टेयर में कृषि कर 1 लाख कृषक क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। देखो इससे क्या समस्याएं खत्म होगी, माइग्रेशन की समस्या खत्म होगी। इससे क्या बढ़ेगा, रिवर्स माइग्रेशन बढ़ेगा, मतलब जो लोग यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है, अगर इतनी अच्छी नीतियां यहाँ पर काम करे, ठीक है, हाई वैल्यू क्रॉप यहाँ पर बढ़े, तो कौन नहीं यहाँ पर रिवर माइग्रेशन करेगा। 20, 25, 30,000, 40,000 रुपए के लिए इंसान कमाने के लिए दिल्ली जैसे प्रदूषण वाले एरिया में रह रहा है, वो अगर यहाँ पर आएगा उसके जो मेडिकल खर्च होंगे वो कम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी वो अगर अच्छा कमाता है तो वो यहाँ पर क्यों नहीं रहेगा, फिर जो हमारी रिवर माइग्रेशन वाली अवधारणा है वो क्यों नहीं जीवित होगी, ठीक है। तो आपको सब यही डेटा लिखना है, ठीक है। इन विभिन्न नीतियों में कृषि और औद्योगिकरण को लाभप्रद बनाने हेतु उच्च गुणवत्ता परक बीज वितरण को लेकर फल एवं खाद्य प्रसंस्करण व्यवस्था तथा कृषकों को बाजार उपलब्ध कराने तक की व्यवस्था की गई है। देखो ई नैम हो गया, पढ़ते हो ना आप, ई नैम, ठीक है। वो क्यों है, वो यही तो है, वो मंडी तो है। जो एपीएमसी है वो किससे जुड़ी है, आपकी ई नैम स्कीम से जुड़ी। अब आपको बहुत लोगों को पता नहीं होगा ई नैम क्या हुआ, वो भी आपको इकोनॉमिक सर्वे बताएगा, ठीक है, वो भी आपको कौन बताएगा, इकोनॉमिक सर्वे बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 5.1 एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है एस्पेक्ट है। देखो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, उत्तराखंड राज्य में कृषि जोतों का आकार छोटा और बिखरा हुआ है। देखो आपको तो पता ही है कि उत्तराखंड में जो जोतों का आकार है छोटा और बिखरा हुआ है, जिससे परंपरागत कृषि को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। राज्य की लगभग 70% ग्रामीण आबादी कृषि एवं सहवर्गीय गतिविधियों, मतलब कृषि के साथ साथ क्या करती है, उद्यानिकी करती है, दूध उत्पादन करती है, पशुपालन करती है, मत्स्य पालन करती है, औषधीय एवं सुगंध पौध उत्पादन करती है, मधुमक्खी पालन, मौन पालन करती है, जैविक खेती करती है और कृषि आधारित उद्योगों पर क्या है, निर्भर है। लेकिन आप इस डेटा को याद रखना, 70% ग्रामीण आबादी किस डेटा पर है, कृषि पर वो है, ठीक है, समर्पित है। और जीडीपी जो हमारा जो जीएसडीपी है उसमें हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कृषि का योगदान कितना है, 9.59 के आसपास परसेंट है, ठीक है। अब बताओ 70% जनसंख्या केवल और केवल इतना योगदान दे रही है हमारी जीडीपी में, क्या ये चिंताजनक विषय नहीं है, क्या ये चिंताजनक विषय नहीं है, है भाई, ठीक है। तो यही तो सुधारना है, ठीक है, यही तो हमको क्या करना है, सुधारना है, ठीक है। अब देखो कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्रों में कार्यबल की स्थिति क्या है। 2001 की तुलना में 2011 में राज्य के कुल कार्यबल में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र की सहभागिता 27.48 से बढ़कर कितनी हो चुकी है, 30.98 हो चुकी है। मतलब ये 2001 का डेटा है और ये कब का डेटा है, 2011 का डेटा है। देखो अब क्वेश्चन अगर पूछ दिया ना, ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र के कार्यबल की स्थिति में 2001 में जो इसमें भागीदार कर रहा था वो 27.48% के आसपास कर रहा था, तो 2011 में कितना कर रहा था। आपको लगेगा यार ये 2011 का करंट अफेयर कहाँ से आ गया,
कहाँ से पूछ लिया उसने? वो कहीं से नहीं पूछता, वो आपके ऐसे ही स्टैटिक पार्ट से पूछता है। स्टैटिक मतलब जो आपका ये इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। तो थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे पर ध्यान देने की जरूरत। इवन बजट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे होता है, क्योंकि वो फुल प्रूफ डेटा होता है, जहाँ पर सरकार ने चीज़ों को एकम्प्लिश कर दिया है, मतलब जहाँ पर सरकार पहुँच चुकी है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे बजट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बजट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर इसका 5.1.2 देखो, बजट आवंटन तथा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 2011-12 से लेकर 2024-25 के मध्य कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्रों में कुल बजट का 3.80 से 3.93% का आवंटन किया गया, जो राज्य सरकार द्वारा कृषि को प्राथमिकता दिए जाने पर द्योतक है। 2024-25 में इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 8.45% रहा है, ठीक है। कितना रहा है? 4.5 मतलब ये 2024-25 का है, और 25-26 में तो कितना हो चुका है? 9.59 के आसपास हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो भूमि की जोत, तो इसको तो हम क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। बाकी ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समस्त आकार वर्ग, देखो अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आपके पास आता होगा कि जो कृषक हैं वो कैसे हैं? देखो सीमांत होते हैं कृषक, ठीक है, लघु होते हैं, ठीक है, और मध्यम होते हैं। लघु कृषक, मध्यम कृषक और वृहद कृषक, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं। देखो सीमांत हो गए, लघु हो गए, अर्ध मध्यम हो गए, मध्यम हो गए और वृहद हो गए, ठीक है। अब आपको ना ये डेटा भी देखना पड़ेगा कि आपका जो राज्य है उसमें जो सीमांत कृषक हैं वो कितने हैं? 28% है। मतलब जो सीमांत कृषक है ना, इनके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास है उसको क्या कहते हैं? सीमांत कृषक कहते हैं। देखो आपको ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये सब आपको कहां पर बताते हैं? इकोनॉमिक्स की क्लास में बताते हैं कि सीमांत कृषक के पास कितनी भूमि होती है? 1 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है। लघु कृषक के पास कितनी भूमि होती है? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जो भूमि होती है वो लघु स्मॉल जो अपने कृषक होते हैं उनके पास होती है। फिर देखो अर्ध मध्यम के पास जो इसका डेटा नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर बता रहा है कि 25.71% जो क्या है किसान है वो इससे जुड़े हुए हैं। आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा कृषक हैं वो कौन से कृषक है? तो सीमांत कृषक हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कृषक हैं वो कौन से हैं? सीमांत कृषक है। और इनकी संख्या कितनी है? 28.63% के आसपास है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? अपने दिमाग में खोपड़ी खोल के रखनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? अर्ध मध्यम किसान है, कितने हैं? 25.71 है। और तीसरे नंबर पर क्या है? लघु किसान है, जिनके पास क्या है भाई? 23.53% भूमि है, 1, 2 और 3, ठीक है। आपको ऐसा कोई डिटेल में नहीं बताएगा। मुझे ऐसा पूर्ण उम्मीद है कि जब भी आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो ना, वहाँ पर किसी ने नहीं बताया होगा कि उत्तराखंड में सीमांत कृषक कितने हैं, लघु कृषक कितने हैं, मध्यम अर्ध मध्यम की। भले इकोनॉमिक सर्वे तो आपको चीख चीख के बता रहा है, लेकिन जो आपको पढ़ा रहे हैं शायद उनसे ये स्किप हो गया होगा। खैर उनकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेपर का पैटर्न अभी तक ऐसा नहीं था, बट अब ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है, ठीक है। फसल प्रतिरूप, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्या बनता है किस। देखो आप अब परीक्षा वाणी पढ़ते हो ना, वहां पर क्या होता है? पुराना डेटा होता है, ठीक है। वहां पर क्या होगा? पुराना डेटा होगा। अब इस बार ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस बार ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएगा। अगली बार परीक्षावाणी वहां पर क्या करेगा? इन डेटो को अपडेट करेगा। तब आप क्या बोलोगे? यार परीक्षावाणी नहीं खरीदनी है, नया एडिशन चाहिए। भाई क्यों चाहिए नया एडिशन? क्या आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ते? क्या आप बजट नहीं पढ़ते? तो क्यों चाहिए आपको? क्या आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते? क्या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? यही काम टारगेट यूपीएससी आपके लिए कर रहा है। रोज मतलब आपको न्यूज़ भी देता हूँ, बाकायदा कैसे न्यूज़ देता हूँ, ऐसा हवे में नहीं देता। प्रीलिम्स के लिए कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं ना, वो जरा एक डीएनए की वीडियो उठा के देख लेना, ठीक है। कोई सी भी मंथ की उठा के देख लेना। क्या आपको ऐसा करंट अफेयर किसी ने आज दिन तक पढ़ाया है? कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर किसी ने उत्तराखंड में पढ़ाया हो तो बता देना, ठीक है। तो देखो क्या है, गेहूं का जो प्रतिशत है वो कितना है? 30% है। मतलब उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला क्या है फसल है ना, वो कौन है? गेहूं है,
ठीक है। तो 2024-25 में कुल बोए गए क्षेत्रफल का 30% किसके कौन बोया गया था? गेहूं बोया गया था। 25% धान बोया गया था। 25% धान बोया गया था। मतलब सबसे ज़्यादा क्या बोया गया था? गेहूं बोया गया था। फिर क्या बोया गया था? धान बोया गया था। ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है भाई? गन्ना है। तीसरे नंबर पर क्या है? गन्ना है। ठीक है, 11% के आसपास पर गन्ना बोया गया था। चौथे नंबर पर क्या है? मंडवा है, क्योंकि हम क्या चला रहे हैं? मिलेट मिशन चला रहे हैं। ठीक है, बाकी आप फर्दर देख सकते हैं कि दाल क्या कितनी बोई गई, सब्जी कितनी बोई गई, बट आपको ये 3-4 डेटा पता होने चाहिए कि उत्तराखंड में 30% भाग पर क्या बोए गए हैं? गेहूं बोए गए हैं। ठीक है, 2024 के हिसाब से है। ठीक है, ये 2024-25 के हिसाब से है। 25% पे क्या बोया गया है? धान बोया गया है। 11% के आसपास क्या बोया है? गन्ना। और मंडवा कितना बोया गया है? 7% के आसपास। तो पहले 4 तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। क्या? गेहूं 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 कितना बोया गया था? 30% बोया गया था। ठीक है, फिर है धान। अरे सॉरी, अरे ये भाई, धान कितना अरे यार, गेहूं। ठीक है, गेहूं कितना बोया गया था? 30% के आसपास। धान कितना था? धान कितना था? 25% के आसपास। फिर गन्ना, गन्ना कितना था? 11% के आसपास। फिर क्या था? मंडवा। फिर मंडवा कितना था? 7% के आसपास। तो ये 4 डेटा आपको पता होने चाहिए, 1, 2, 3 और 4। तो ये आप कहाँ पर बता लेना आपने, उसमें भी कर लेना क्या अपने नोट्स में, सॉरी नोट्स नहीं, ये आपको पीडीएफ मिलेगी, टेंशन मत लो। और आज डल जाएगी, आज इसको खत्म कर लेंगे यहाँ पर, तो ये डल जाएगी। ठीक है, बाकी ये आपको बताया गया है कि सबसे ज़्यादा क्या है। देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे भाई? अब गेहूँ का है। गेहूँ देखो 30% है। धान क्या है? 25% है। ठीक है, मंडवा क्या है? 7% है। गन्ना कहाँ गया? 11%। तो पहले 4 फसलें तो ये हो गई, 1, 2, 3, 4। अबे आपको सब तो यही याद हो रहा है, क्या पीडीएफ के चक्कर में पड़े हो? खुद सोचो, एक ही डेटा को बताने के लिए 2 बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 बार ये चार्ट ही एक्सप्लेन कर दे रहा है। एक बार पाई चार्ट आ जा रहा है, एक बार सिंपल चार्ट आ जा रहा है। कोई इंपॉर्टेंट मतलब इतना टफ थोड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5.5 खाद्य उत्पादन में क्या है? खाद्य उत्पादन एवं उत्पादकता। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर से देखो 14-15 से देखो, या 11-12 से हाँ 14-15 से देख लो जरा, 14-15 से देखो। आपका खाद्यान्न प्रति हेक्टेयर क्विंटल में क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इस डेटा को याद रख लेना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि 2014-15 से 2017-18 तक, या आगे भी होगा क्या कहीं? हाँ आगे भी तो है, 28, 28, 35। हाँ ठीक है, या यहाँ से ये आ जाएगा 2020-21 से। क्या 2020-21 से आपका लगातार वो बढ़ रहा है? क्या बढ़ रही है? उत्पादकता प्रति हेक्टेयर पे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बढ़ रही है। ठीक है, और इस बार कितनी है? 2024-25 में तो 2.72% के आसपास है। ठीक है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है? एस्पेक्ट है आपके लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद हाँ अब आया ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है देखो, केंद्रीय पोषित योजनाएं। और इन योजनाओं को आप पता नहीं कहाँ कहाँ रटते रहते हो। अब देखो यहाँ पर आप ना थोड़ा सा अपने को कंसंट्रेट करना, यहाँ से सारी योजनाओं को हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो कृषि क्षेत्र में आय संवर्धन, जोखिम प्रबंधन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु विभिन्न केंद्रीय पोषित योजनाएं संचालित है, मतलब केंद्र द्वारा चलाई जा रही है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, एक योजना ये हो गई। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दूसरी योजना ये हो गई। किसान क्रेडिट कार्ड तीसरी योजना ये हो गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य चौथी योजना ये हो गई। ठीक है, ई नाम जो मैंने आपको अभी बताया था ना, ई नाम। ठीक है, ये 5वीं हो गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गई, 6वीं हो गई। परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई, 7वीं हो गई। ठीक है, देखो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, देखो देख रहे हो 7, 8। ठीक है, कृषि यांत्रिकीकरण हो गया 9। प्राकृतिक कृषि मिशन 10। तो ये 10 योजना अगर आप पढ़ के चले जाते हैं, यही 10 योजनाओं से तो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करो, चाहे मेंस की बात करो, इवन इफ आपको अगर इंटरव्यूअर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो भाई यही योजनाएं होती हैं। ठीक है, और यही इसी डेटा को आपको अपने किस में लिखना होता है? जीएस पेपर 3 में लिखना होता है। जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है, सॉरी इंडियन इकोनॉमी, या जीएस पेपर 6 में, जीएस पेपर 6 में। ठीक है, जो आपके पास क्या है? उत्तराखंड इकोनॉमी का पार्ट है, वही तो लिखना होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक योजना को पढ़ते हैं। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, पीएम किसान योजना। ठीक है, अब यहाँ पर ना आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर देखना, जो यूके SSSC वाले हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से पे थोड़ा अटेंटिव तरीके से देखना। देखो क्या, भारत सरकार द्वारा किसानों की आय संबंधी सहायता हेतु
सहायता दिए जाने हेतु 100% सहायता के साथ, देखो 100% सहायता के साथ मतलब 100% किसका है इसमें भाग, किसका है 100% कौन योगदान दे रहा है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, भारत सरकार दे रही है, मतलब इसमें राज्य सरकार का कोई भी हिस्सा नहीं है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना 80-20 के रेशियो, 60-40 का रेशियो, 90-10 का रेशियो, बट इसमें 100% रेशियो किसका है भाई, 100% किसका है, केंद्र सरकार ये सहायता दे रही है। और कब से शुरू हुए, देखो पीएम किसान योजना कब से शुरू हुए, 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुए। कहीं कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, कहीं कहीं ये पढ़ने की ज़रूरत पड़ी कि भाई कहाँ मिलेगी ये पीएम किसान योजना, कहीं गूगल करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं, आपको केवल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, तब आपको ऐसे डेटा को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पीएम किसान योजना कब शुरू हुई थी, 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी, ठीक है। ये योजना लागू हुई थी जिसके अंतर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंकों के खातों में 6,000 रुपये दिए जाते थे। देखो अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होंगी। यहाँ पर 3 किस्तें दी जाती हैं, और 3 किस्तें कब कब दी जाती हैं, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाती हैं, कितनी कितनी, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाती है। और पहली किस्त की समयावधि कब है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में। दूसरी किस्त के समयावधि कब है, 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में। और तीसरी किस्त के समयावधि कितनी, 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच। ये आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जो कथन वाले क्वेश्चन है ना, वहां पर ये स्टेटमेंट बन के आ सकते हैं इन फ्यूचर। अभी तक नहीं आए हैं बट मैं आपको वार्न कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर रबी की फसल से पहले दे दिया, ठीक है, यहाँ पर जायद की फसल से पहले दे दिया, और कौन सी फसल बताइए, रबी खरीफ, और यहाँ पर खरीफ की फसल से पहले दे दिया कि नहीं दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी यहाँ पर जायद होना है, सॉरी यहाँ पर जायद होना है, और यहाँ पर खरीफ होना है, यहाँ पर खरीफ होना है, ठीक है। तो यहाँ पर खरीफ होना है। तो देखो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे आपको सब कुछ बता रहा है कि भाई हम 3 किस्तें देते हैं, 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में देते हैं, 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में देते हैं, 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में देते हैं। अब क्या होगा, जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत लोगों को लगेगा पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, कहीं से नहीं आता, ठीक है। कल भी मैं आपको वो बता रहा था ना, एक कौन सी योजना थी जिसमें 1:1 आदर्श ग्राम योजना, 1:1:2, और 2 किसका था, विलेज का था, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, आधों के चक्कर वैसे ही उड़ जाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन आया कहाँ से होगा, कहीं से नहीं आता ये क्वेश्चन, सब इकोनॉमिक सर्वे से, और आपकी नज़र में रहता है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाकी चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी योजना का उद्देश्य क्या है, योजना का उद्देश्य क्या है भाई, कृषकों को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रोत्साहन देना। बाकी जिसका भी मेन्स है ना, वो मैं ये PDF तो दूंगा ही, वो थोड़ा ये भी पढ़ ले, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी प्रगति वर्गति हम ये सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक योजना आपने पढ़ ली है, ठीक है, एक योजना आपने पढ़ ली है। अब आ गई दूसरी योजना। ये कौन सी योजना है, ये कौन सी योजना है, ये है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ठीक है, PMKMY, प्रधानमंत्री मानधन योजना है। भारत सरकार द्वारा देश के भूधारक लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच सर्जित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नामक वृद्ध अवस्था पेंशन योजना शुरू करी है। सीधा सीधा पूछता है कि प्रधानमंत्री जो किसान मानधन योजना है वो किन के लिए है, तो वो वृद्ध किसानों के लिए है। किन किसानों को के लिए है, तो जो सीमांत किसान है। सीमांत किसान मैं आपको पीछे बता चुका हूं, क्यों बताया, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। और भारत में सबसे ज्यादा क्या है, सीमांत किसान है। फिर दूसरे नंबर पर कौन है, मध्यम लघु मध्यम किसान है, और तीसरे नंबर पर कौन है, लघु किसान है। इसीलिए मैंने पीछे वाला वो जो छोटा सा डेटा था ना वो बताया था, ठीक है, और वो कोई नहीं बताता, ठीक है। तो सीमांत किसान कितने हैं भाई, 1 हेक्टेयर से जिसके पास क्या है, कम भूमि है, वो सीमांत किसान है। लघु किसान कौन है, जो स्मॉल किसान है वो कौन है, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि है, वो क्या है, लघु किसान है। और इन दोनों के लिए ही ये कौन सी योजना है, किसान मानधन योजना, ठीक है। तो आपको एक स्टेटमेंट ये मिल जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट वो यहाँ से यही बना देगा कि वो किन के लिए है, वृद्ध अवस्था पेंशन योजना शुरू की गई है, वो वृद्ध अवस्था के आसपास में पेंशन देनी चाहिए, जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, एक स्वैच्छिक और अंशदायी क्या है, पेंशन स्कीम है, ठीक है। इसमें शामिल होने की आयु कितनी है, 18 से 40 वर्ष है। ये कई बार पेपर में आता है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जो आयु सीमा है वो कितनी है, 18 से 24 वर्ष है। यह योजना 9 अगस्त 2019 से प्रभावी हुई है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि ये कब से प्रभावी हुई है, तो 9 अगस्त 2019 से ये योजना क्या हुई है, प्रभावित हुई है, ठीक है।
बाकी योजना के अंतर्गत इतने कृषक हैं, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पूरी की पूरी क्या है, ये स्कीम क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। अब जो अगली स्कीम है, ठीक है, वो जो अगली स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आपके लिए क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन ये केवल और केवल क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये कब आई थी, 2016 में आई थी। यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे वाले लिखना भूल गए, बट मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी वो कब आई थी, 2016 में आई थी, ठीक है। बाकी चीज़ें इसमें इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा ये पढ़ लेना कि खरीफ 2025 में योजना मैदानी जनपदों में अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो फसल बीमा योजना है 2016 की योजना है, ठीक है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, केसीसी योजना, ठीक है। अब ये केसीसी योजना क्या है, देखो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषि के लिए ऋण वितरण का सरल माध्यम है, जिसे अगस्त 1998 से शुरू किया गया। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, केसीसी योजना है, ये कब से शुरू की गई है भाई, 1998 से शुरू की गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें वित्तीय संस्थानों द्वारा किसानों को जमीन तथा फसल के आधार पर फसल से संबंधित समस्त व्यवसाय हेतु ऋण दिया जाता है, जिससे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार धनराशि निकाल सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि केसीसी कार्ड की ऋण सीमा 3 से 5 वर्ष होती है, ठीक है, 3 से 5 वर्ष होती है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा 3 लाख तक जो रुपए दिए जाते हैं के लिए 7% ब्याज पर ऋण वितरित किया जाता है। निर्धारित समयावधि में ऋण भुगतान पर भारत सरकार द्वारा 2 से 3% तक वार्षिक ब्याज सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। बाकी यही इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक के लिए व्यक्तिगत जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा की सुविधा भी उपलब्ध है। देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कार्ड धारक की मृत्यु या स्थायी, देखो या तो अगर कार्ड धारक की मृत्यु हो गई, ठीक है, कार्ड धारक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, या वो क्या हो गया, स्थायी विकलांग हो गया, मतलब अब उसकी विकलांगता को सही नहीं किया जा सकता, तो उन्हें कितना मिलेगा अंशदान, 50,000 रुपये का अंशदान मिलेगा। कितना अंशदान मिलेगा, 50,000 का अंशदान मिलेगा। अगर वो किसान क्या हुआ है कि आंशिक विकलांग हुआ है, क्या हुआ है, आंशिक विकलांग हुआ है, तो उन्हें कितना मिलेगा, 25,000 का बीमा मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 25,000 का बीमा मिलेगा, जो मैं मानता हूं बहुत कम है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसान क्रेडिट कार्ड ये बहुत एक अच्छी बड़ी स्कीम है, ठीक है। ये आपके पास कभी भी आ सकती है। कब से शुरू हुई थी, 1998 से शुरू हुई थी। बाकी आपको थोड़ा इसका क्या देखना है कि ऋण की व्यवस्था देखनी है, ठीक है। और बाकी जो दुर्घटना और जो जीवन बीमा है, जीवन बीमा और दुर्घटना मतलब अगर मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है तो 50,000 रुपये तक का क्या मिलता है, बीमा मिलता है। और अगर आंशिक विकलांगता है तो कितना मिलता है, 25,000 तक का क्या मिलता है, वो मिलता है इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखो ये कई बार मैं आपसे कहाँ पर पूछता हूँ, डीएनए में पूछता हूँ कि भाई गेहूं का एमएसपी कितना है, तो कितना है भाई, 2585 है। वर्तमान समय में जो गेहूं का एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो कितना है, 2585 है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, और मैं बता देता हूँ यूपी पीसीएस ने ये क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस, हनुज दिल्ली दूर नहीं है, हनुज दिल्ली दूर अस्ति, बताना जरा ये स्टेटमेंट किसने और किसको दिया, हनुज दिल्ली दूर अस्ति, ठीक है, कुछ ऐसा ही था वो। जरा मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो अपना हम क्या पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं ना, वहाँ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, हुनुज दिल्ली दूर अस्ति, मतलब हुजूर दिल्ली दूर नहीं है, ठीक है, ये दूर है, अच्छा कुछ ऐसा ही है, हुनुज दिल्ली दूर अस्ति, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि गेहूं का एमएसपी कितना है, 2585 है। जौ का एमएसपी कितना है, 2150 है, ठीक है। चना का एमएसपी कितना है, 5875 है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों का ही पूछता है, ठीक है, जो मैंने देखा है। बाकी ये नीचे वाले में तो नहीं जाता, बट यहाँ पर गेहूं और जौ का तो पक्का पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये दो तो 100% मुझे ऐसा लगता है जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इन दो से तो बन सकता है, ठीक है, गेहूँ और जौ से। तो 2585 और 2150 जौ का आप याद रखना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और स्कीम देखो यहाँ पर, हाँ, ई नैम, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, जो मैं क्या कर रहा था, आपको बता रहा था अभी। तो ई नैम क्या है, तो ई नैम क्या है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। ई नैम की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, ये भी पूछ सकता है कि जो ई नैम है वो क्या है। एक पैन इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा एपीएमसी, जो एपीएमसी होती है ना, एपीएमसी, इसकी भी फुल फॉर्म देख लो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है। जो ये सारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट कंपनियां होती है ना, वो ई नैम पे क्या होती है, रजिस्टर्ड होती हैं। और वर्तमान में ऐसी कितनी मंडियां हैं, तो 20 मंडियां समिति हैं जो ई नैम पोर्टल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको जरा ई नैम के बारे में बताना था और एपीएमसी के बारे में बताना था, ठीक है। एपीएमसी क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है, और ई नैम इनके लिए एक पोर्टल है, मतलब ये सारी मंडियां क्या होती हैं, इस पोर्टल से जुड़ी होती हैं, और उसके बाद क्या होता है, खाद्यान्न को इधर उधर बेचा जाता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब इसका जो ए पार्ट है ना, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को ये एक दिक्कत हो रही कि ये ई नैम आई कब, ई नैम कब आई, तुम्हारे मास्टर को सब याद है, ठीक है। ई नैम कब आई थी, ये आई थी 14 अप्रैल। मेरे को अच्छे से याद है, जब असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दे रहा था ना, मैं इस टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर करके गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। वहाँ पर जो ऐसे लिखने के लिए आते हैं ना, वहाँ पर ऐसे एग्रीकल्चर के आस्पेक्ट से जैसे भारतीय किसानों की आय को दुगना करना, भारत ये जैसे ऐसा आया था, तो मैंने वहाँ पर ई नैम के बारे में भी लिखा था। तो 14 अप्रैल 2016 को ये ई नैम क्या हुई थी, शुरू हुई थी, मुझे अभी भी ये याद है, ठीक है, मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी, तो आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए पार्ट है, देखो ग्रोथ सेंटर, अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड शासन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, मतलब एमएसएमई ये अधिसूचना संख्या 18, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ग्रोथ सेंटर से संबंधित है। दिनांक 28 सितंबर 2018 द्वारा ग्रोथ सेंटर संबंध से अधिसूचना जारी की, और ग्रोथ सेंटर हेतु एमएसएमई विभाग नोडल विभाग घोषित है। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो अपना क्या है नोडल एजेंसी है, किसकी, ग्रोथ सेंटर की जो नोडल एजेंसी है वो क्या है, वो किस चीज़ के लिए है, तो वो किस चीज़ के लिए है भाई, वो एमएसएमई नोडल एजेंसी है उसकी, ग्रोथ सेंटर की, ठीक है। अब यहाँ पर ना जैसे ये जो जैसे ग्रोथ सेंटर है, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, भारत सरकार का भी है, ठीक है। और ग्रोथ सेंटर शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना, पता है भारत सरकार इसको कब से चला रही है, अगर मैं भारत सरकार की बात करूं तो ये शायद 1988 से है, मुझे ऐसा मतलब ऐसा याद आ रहा है कि ये 1988। जरा यहाँ पर क्रॉस चेक करना, एक बार क्रॉस चेक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि जो ग्रोथ सेंटर वाली अवधारणा है ये भारत सरकार ने कब करी थी, तो 1988 से करी थी। हब एंड स्पोक मॉडल भी कहते हैं इसको, मुझे तो ये भी याद आ रहा है कि इसको क्या कहते हैं, हब एंड स्पोक मॉडल, ये मैंने कहाँ पर द हिंदू में पढ़ा था कभी, ठीक है। हब एंड स्पोक मॉडल भी कहते हैं इस ग्रोथ सेंटर को, ठीक है। ये क्या करता है कि वर्तमान में कृषि विभाग एवं आजीविका के सहयोग से जनपद बागेश्वर में एक ग्रोथ सेंटर संचालित किया जा रहा है। लो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही गया है अब, ठीक है। ग्रोथ सेंटर के बारे में ये भारत सरकार ने कब शुरू करा था, 1988, हाँ कन्फर्म हूँ मैं, 1988। अब कोई क्रॉस चेक करने की चीज़ नहीं है, ये 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कब शुरू करी थी, 1988 में करी थी। जैसे ग्रोथ सेंटर है ना, वैसे ही एक मॉडल और भी है, हब एंड स्पोक मॉडल है, ठीक है। और ये जो ग्रोथ सेंटर आता है इसका नोडल एजेंसी कौन है, एमएसएमई विभाग इसका क्या है, नोडल एजेंसी। और वर्तमान में उत्तराखंड में कितने ग्रोथ सेंटर है, तो एक ग्रोथ सेंटर है, और वो कहाँ पर है, बागेश्वर में है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। बाकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गई, तो ये जो राष्ट्रीय इसकी योजना है, इसमें कृषि उद्यान और रेशम उत्पादन और सगंध पौध की खेती किससे संबंधित है, ठीक है। बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बाकी उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि खेती से थाली तक। अच्छा, थोड़ा ना आप इसको पढ़ लेना, अगर जिसको क्या करना है ऐसे लिखना है वो इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर 15.12 ये क्या है, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, देखो सॉइल हेल्थ फर्टिलिटी, जो ये है मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता योजना, 90% केंद्र पोषित है, और 10% इसमें कौन करता है हिस्सेदारी, तो स्टेट करता है, कौन करता है, स्टेट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट योजना है। योजना के अंतर्गत क्या आता है कि मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रदेश के समस्त कृषकों के खेतों की मिट्टी की जाँच करते हुए उन्हें निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा
स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना, इसमें जो केंद्र पोषित है ये कितनी है, 90% है, और 10% क्या है, स्टेट के उससे आती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी ये क्या है कि निःशुल्क है, ये क्या है, निःशुल्क है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। फिर जो इंपॉर्टेंट है उसका परंपरागत कृषि विकास योजना, खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये देख लेना कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना है इसमें क्या है कि जैविक उत्पादन प्राप्त करने हेतु विगत वर्षों से योजना प्रदेश में 10 जनपदों में 2500 क्लस्टरों में संचालित की जा रही है। थोड़ा सा ये क्या पता पूछ दे आपको कि कितने क्लस्टरों में है, तो कितने हैं, 10 क्लस्टरों में है, 10 जनपदों के 2500 क्लस्टरों में है। फिर 5.1 अच्छा, कृषि यांत्रिकरण, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट योजना है। तो ये क्या है, योजना के अंतर्गत किसानों में नए कृषि यंत्र और मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। मतलब वहाँ पर क्या कर रहे हैं किसान, क्या कर रहे हैं, नए नए मशीनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट थी। बाकी ये इंपॉर्टेंट, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि तिलहन फसलों में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम करने एवं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2024-25 से 30-31 तक 7 वर्षों के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड योजना प्रारंभ की गई। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चीज़ें हैं ना, सच में जब क्वेश्चन पेपर में आती हैं तब लगता है पता नहीं कहाँ से आ चुकी हैं, ठीक है। बट मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी, भले मैं देर से लाता हूँ बट ऐसी चीज़ लाता हूँ कि शायद आप कभी इसको पढ़ पाए होंगे इससे पहले, ठीक है। यह योजना उत्तराखंड प्रदेश में भी संचालित, देखो क्या है, जो ये अपनी है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल मिशन है, जो हमारा ऑयल सीड है, ठीक है। ये 7 वर्षों के लिए, पहले तो ये याद रखना है आपको, ये 7 वर्षों के लिए। और कब से शुरू हुई थी, तो 2024-25 से शुरू हुई थी, और कब तक चलेगी, तो 2030-31 तक चलेगी, ठीक है। कब तक चलेगी, 2030-31 तक चलेगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बाकी 15.16 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 सबमिशन ऑफ सीड प्लानिंग, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी क्या है इंपॉर्टेंट, सर्टिफिकेट उर्वरकता उपयोग, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट वो है, टॉपिक है। देखो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है। तो प्रकृति की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र पोषित योजना नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत 11 जनपदों को, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में केवल क्या है, 11 जनपद है। पौड़ी है, देहरादून है, हरिद्वार है, उत्तरकाशी है, चमोली है, नैनीताल है, बागेश्वर है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है और उधम सिंह नगर है। ये कितने हैं, 11 जिले इसमें क्या है, शामिल हैं, ठीक है। ये 11 जिले इसमें क्या है, शामिल हैं कि 10,000 हेक्टेयर में वर्ष 2024-25 से योजना का संचालन किया जा रहा है। और कब से किया जा रहा है, तो 24-25 से संचालन किया जा रहा है। बाकी ये सारी चीज़ें क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेचुरल फार्मिंग हो रही है वो कितने जनपदों में हो रही है, तो वो 11 जनपदों में हो रही है, और वो 11 जनपदों के नाम आपके सामने हैं, ठीक है। पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर। तो ठीक है, ये क्या है, 11 जो जिले हैं इसमें क्या चल रहा है, अपना नेचुरल फार्मिंग वाली बात चल रही है, ठीक है, चल रही है। अब इसमें थोड़ा ना ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन मिशन चल रहा है, जो ये कब से कब तक चला था। देखो उत्तराखंड राज्य में स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान का क्रियान्वयन वर्ष 2017-18 से प्रथम चरण में गंगा बेसिन पर बसे प्रदेश के 5 जनपदों तथा चमोली, देखो यथा चमोली मतलब 5 जनपद, दो देखो, एक तो क्या चल रहा है, जो क्लीन मिशन है गंगा नमामि गंगे क्लीन अभियान है, वो 2017 से शुरू हो रहा है, 2017 से 17-18 से शुरू हुआ है, ठीक है, शुरू हुआ है, ठीक है। और कौन से जिलों में, 5 जनपदों में, ठीक है। पहला है चमोली, ठीक है, दूसरा है उत्तरकाशी, ठीक है, तीसरा है पौड़ी, फिर है रुद्रप्रयाग और फिर है टिहरी। तो ये 5 जिले हैं। देखो क्या हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया 2, पौड़ी 3, रुद्रप्रयाग 4 और टिहरी 5। और चिन्हित 42 ग्राम पंचायतों के परंपरागत कृषि विकास की गाइडलाइनों के अनुसार इसमें क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, ठीक है। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी एक ये इंपॉर्टेंट है सी वाली, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, राज्य सरकार द्वारा 100%, देखो अब ये देखो, हाँ, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना है वो क्या है, 100% वित्त पोषित है राज्य सरकार की। आपको ये थोड़ा याद रखना है। योजना वर्ष 2020-21 से संचालित की जा रही है। ये आ सकता है आपके पास क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना कब से संचालित की जा रही है, तो 2020-21 से क्या हो रही है, संचालित की जा रही है। वर्ष 2024-25 से तो इतने लाख का बजट, ये तो खैर ये
ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहली 2 लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तराखंड स्टेट मिशन, तो ये तो आपको पता ही है, जो स्टेट मिलेट मिशन है। अब देखो यहाँ पर ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है, ठीक है ना। तो भारत सरकार द्वारा मंडवा, सांवा आदि ये फसलों को पौष्टिक अनाज श्रेणी में अधिसूचित किया गया है तथा भारत सरकार के प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2023-24 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया था, मनाया गया था। देखो ये तो आपको पता है, 2023-24 का जो वर्ष था वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मिशन के रूप में क्या किया गया था, मनाया गया था। बाकी इसमें क्या आते हैं, जैसे मंडवा आ गया, झंगोर आ गया, रामदाना आ गया, कौड़ी आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर ये है ना, रामदाना, कौड़ी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक। उसके बाद इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद इसमें है 5 पॉइंट, ये तो हो गया। अब ये देखो, हाँ, ये 5.2 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, ठीक है। ये आपकी परीक्षावाणी में भी है। 10 मिलें थी पहले, 2 की मतलब काम करना बंद कर दी हैं। तो राज्य में गन्ना एवं चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। पेराई सत्र, मतलब जो सत्र है 2025-26 में राज्य में कुल 8 चीनी मिल, देखो जो MSP दी जाती है ना, वो 23 फसलों में दी जाती है। 22 + 1, 23 फसलों में, मतलब सॉरी, हाँ, मतलब 22 फसलों में MSP दी जाती है और एक फसल में क्या दी जाती है, FRP दी जाती है, ठीक है, FRP दी जाती है, ठीक है। वो FRP किस में दी जाती है, FSP, सॉरी, FRP है कि FSP है, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, बट वो इसमें दी जाती है, गन्ने में दी जाती है, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप इसको देख लेना, MSP और FRP जो भी है, इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उत्तराखंड में क्या चीनी मिलों की क्या है, देखो यहाँ पर 8 चीनी मिलें हैं, 2 सहकारी हैं, सॉरी, हाँ, 2 सहकारी हैं, 2 सार्वजनिक हैं, क्या है, 2 सार्वजनिक है, 2 प्राइवेट प्लेयर की हैं, ठीक है, और 4 क्या, सॉरी, 2 सार्वजनिक हैं, 2 सहकारी हैं, और 4 क्या है, निजी क्षेत्र की हैं। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि हमारे पास 8 चीनी मिलें हैं, ठीक है, 2 किसकी हैं, सहकारी की हैं, 2 किसकी हैं, सार्वजनिक हैं, और 2 किसकी हैं, निजी क्षेत्र की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब का ही आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बाकी इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद लगभग हम यहाँ पर ख़त्म करने ही वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फसल उत्पादन, ये देखो, ये तो हम बाद में भी देख लेंगे, जैसे मौन पालन वगैरह वगैरह जो शीतोष्ण फसलें हैं, हाँ। अब ये है, देखो, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय खाद्य मिशन, तो ये तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 5.10.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के अंतर्गत वर्ष 2025 में लगभग इतने फवारे और ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं। पर जो ये पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप वाला ये जो थीम थी ना, ये कब आई थी पता है आपको, ये 2015 में आई थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ये कब आई थी, 2015 में आई थी। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, हम वो पढ़ रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कुछ अन्य उपलब्धियों में क्या है, हाँ, ये है, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने पहले पढ़ा था। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 25 कोल्ड स्टोरेज चेन है। देखो उत्तराखंड में क्या है, 25 कोल्ड स्टोरेज चेन है, ठीक है। उधम सिंह नगर में 17 हैं, नैनीताल में 2 हैं, हरिद्वार में 2 हैं, और देहरादून में 2 हैं। ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अभी उत्तराखंड में कितने कोल्ड स्टोरेज चेन हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज चेन कितनी है, तो वो कितनी है भाई, 25 है। 17 कहाँ है, उधम सिंह नगर में कितनी है, 17 है, ठीक है। फिर नैनीताल में कितनी है, तो 2 हैं। हरिद्वार में कितनी है, तो 2 हैं। देहरादून में कितनी है, तो वो भी 2 हैं, ठीक है। बाकी इन कोल्ड स्टोरेज चेनों में 21 इकाइयाँ औद्यानिकी आधारित हैं, 2 कोल्ड चेन इकाइयाँ, अच्छा ठीक है। बाकी 2 क्या है, दुग्ध उत्पादक है, 2 क्या है, औद्यानिकी है, और बाकी को डेट यहाँ पर दिया नहीं है डिटेल, पर वो हम कभी देख लेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। फिर ये तो सारी चीज़ें क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो। हाँ, एक 15.2 कैप सगंध पौध केंद्र कैप, ठीक है, सगंध पौध के कैप उत्तराखंड में सगंध फसलों के संरक्षण, उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता के लिए है। अब बताना जरा कैप कहाँ पर है, ये है सैलाकुई में, ठीक है, ये कहाँ पर है, सैलाकुई में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी विज़न इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, एरोमेटिक सेक्टर का वर्तमान देखो ये तो वर्तमान परिदृश्य है ना, इतना ऐसा आता नहीं है पेपर में, ठीक है, ये ऐसा नहीं आता पेपर में।
बट ये, हाँ एक ये इंपॉर्टेंट है। देखो उत्तराखंड महक क्रांति, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, डीएनए में भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये उत्तराखंड महक क्रांति, ठीक है। 7 एरोमा वैली बन रही है कहाँ पर, पिथौरागढ़ में, चंपावत में, अल्मोड़ा में, चमोली में, पौड़ी में, हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में। कितनी एरोमा वैली बन रही है, तो 7 एरोमा वैली बन रही है, ठीक है। और किसके अंतर्गत बन रही है, तो उत्तराखंड महक क्रांति के अंतर्गत बन रही है, ठीक है। बाकी कुछ प्रमुख पहले भी, जैसे तिमुर्दा उत्तराखंड, तिमुर्दा उत्तराखंड स्थानीय प्रजाति तिमुर से विकृत क्या है, परफ्यूम है, ठीक है। विपणन क्या हो रहा है, हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से हो रहा है। हिमाद्री और हाउस ऑफ हिमालय दो चीज़ें मैंने आपको ये उसमें भी बताई हैं शायद, किसमें, पीवाईक्यू सीरीज़ में, ठीक है। जब हम पीवाईक्यू को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया। एक एरोमा पार्क काशीपुर में भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी सैटेलाइट सेंटर ड्रॉप स्टेप, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी लेमन ग्रास, इसको हम वैसे भी देख चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी इम्पोर्टेंट इतनी है नहीं। उसके बाद 15.13 में ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है नहीं, इतना तो नहीं है। ये है देखो, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 15.13 में, ठीक है। अनुसंधान एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नवाचार, तिमुर्दा उत्तराखंड एवं उत्तराखंड भंगजीरा, इसको क्या मिला है, जीआई टैग पंजीकरण हेतु फाइल किया जा चुका है। देखो ये पूछा जा सकता है कि तिमुर्दा उत्तराखंड और उत्तराखंड भंगजीरा को क्या मिलने जा रहा है, जीआई टैग पंजीकरण के लिए इनको क्या दिया जा रहा है, पंजीकरण किया फाइल किया जा चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। हाँ अब ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड चाय बोर्ड। उत्तराखंड क्या है, चाय बोर्ड के बारे में है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में चाय विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए 1993-94 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चाय विकास परियोजना का शुभारंभ कुमाऊं और गढ़वाल मंडलीय विकास निगम के माध्यम से किया गया। जीएमबीएन और दूसरा क्या होता है, केएमबीएन, ठीक है, इनके माध्यम से ये किया गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1993 और 94, ये कभी क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो लोगों को अमूमन 2004 याद रहता है, ठीक है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। लेकिन उससे पहले भी हो चुका था यहाँ पर उत्तराखंड में, और वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने करा था 1993-94 में, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा फैक्ट है, उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात चाय विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया। और कब किया गया, 11 फरवरी 2004 को किया गया। थोड़ा सा इसको याद रखना। वर्तमान में बोर्ड द्वारा राज्य में 9 पर्वतीय जनपदों में अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी, मतलब 9 जनपदों में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर चाय की खेती की जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो बागेश्वर में कौसानी चाय बागान, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है। चमोली में नौटी में हो रहा है, ठीक है। चंपावत तो चंपावत में ही हो रहा है। नैनीताल में घोड़ाखाल में हो रहा है चाय का, ठीक है। रुद्रप्रयाग में जखोली में हो रहा है, ठीक है। पौड़ी में खिरसू में हो रहा है चाय का, ठीक है। केदार गाँव, देखो अल्मोड़ा का केदार गाँव, ये जोरासी गाँव, ठीक है, ये हो गया। फिर टिहरी का नरेंद्र नगर हो गया। फिर धौला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये है। तो ये 9 जगहों में क्या हो रहा है, ये 9 जगहों में क्या हो रहा है भाई, इन 9 अलग अलग राज्यों में 9 जगहों में क्या हो रहा है, चाय उत्पादन किया जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है आपको पेपर में, ठीक है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है ना, जो कि आपसे क्या किया जाता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर यह क्या, जैविक चाय खेती, क्या हो रहा है ये, एक मिनट, हाँ जैविक चाय खेती के बारे में है यहाँ पर, ठीक है। तो जैविक चाय खेती के बारे में क्या है कि राज्य सरकार द्वारा जैविक चाय को बढ़ती मांग देखते हुए नौटी, चमोली, घोड़ाखाल, नैनीताल और चंपावत स्थित कुल 581 हेक्टेयर चाय के बागानों को जैविक में परिवर्तित कर दिया जा चुका है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में कौन कौन सी जगहों में जैविक चाय बागाने चाय बागानों को जैविक बागानों में परिवर्तित किया जा चुका है। तो 3 है, देखो एक नौटी है, ठीक है, एक घोड़ाखाल है और एक चंपावत है। तो इन 3 जगहों को क्या किया गया है, इसमें परिवर्तित किया गया है। बाकी आपको टी टूरिज्म के बारे में तो पता होगा ही, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। हाँ एक ही है, देखो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड द्वारा भवाली नैनीताल में एक आधुनिक मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहाँ पर आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो नैनीताल के भवाली में की गई है, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है, आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर रोजगार सर्जन की, तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो रोजगार सर्जन में बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष 6 लाख मानव दिवस रोजगार सर्जित किए जाते हैं। देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। तो चाय विकास बोर्ड क्या करता है कि 6 लाख मानव दिवस, ठीक है, 6 लाख मानव दिवस रोजगार
सर्जित करता है। कब? प्रतिवर्ष करता है, जिसमें से 70-80% किसके पास है? महिला सहभागिता सुनिश्चित है, जिसमें 70 से 80% की कौन पार्टिसिपेट करता है? महिलाओं के सशक्तिकरण में टी टूरिज्म या टी का जो चाय विकास बोर्ड है, क्या जो चाय में रोजगार बढ़ रहा है, वहां पर भी इनका क्या है? बहुत ही ज्यादा क्या है? वो हो रहा है, ठीक है, मतलब महिला सशक्तिकरण हो रहा है। इससे बंजर भूमि का दुरुपयोग, पलायन की कमी और महिला सशक्तिकरण को भी क्या मिल रहा है? बल मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी टी टूरिज्म तो ये आपके पास कई बार आ जाता है पेपर में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड द्वारा चाय बागानों को टी टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है। पर्यटकों से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर बोर्ड की आय में वृद्धि की जा रही है और उत्तराखंड चाय की विशिष्ट पहचान को अवगत कराया जा रहा है। फिर रेशम बोर्ड, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, रेशम बोर्ड भी थोड़ा सा क्या है? इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक है, तो इसको जब मिल्खा सिंह को पूछा था ना कि ये आपकी ज़िंदगी की लास्ट दौड़ होती है, तो मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो ये आज का टॉपिक, जो आज का लेक्चर है, इसका ये लास्ट पॉइंट है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी भी अपना रिटेंशन अच्छे से बना के रखो। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं ना, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इसका मतलब आपका रिटेंशन बहुत अच्छा है, और आप जैसे ही लोग फ्यूचर में प्रशासक बनने की और अग्रसर हैं, ठीक है। तो आप बधाई के पात्र हैं, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, और 1 घंटे 30 मिनट की क्लास, ये 24 मिनट की क्लास, 25 मिनट की क्लास इज़ नॉट अ बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। हमने भी 3-3, 4-4 घंटे की क्लास एक साथ बैठ के पढ़ी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है रेशम विभाग है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के समशीतोष्ण जलवायु तथा विविध भौगोलिक परिस्थितियों युक्त उच्च हिमालय श्रृंखला, नदी, घाटियों, तराई एवं मैदानी क्षेत्र उपलब्ध हैं। देखो यहाँ पर ना 5 प्रकार, जितने भी प्रकार के क्या होते हैं, 4 प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास? रेशम होते हैं, और उत्तराखंड में उतने ही प्रकार के रेशम क्या हो सकते हैं? हम उगा सकते हैं। देखो राज्य में तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक तथा औसत आर्द्रता 26% से 95% तक रहती है। देखो ये डेटा शायद ही किसी को पता होगा कि राज्य का जो तापमान है वो कितने से कितने बीच में वेरी करता है। तो 4.5 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में वेरी करता है, और जो यहाँ पर आर्द्रता है वो कितनी है? 26 से 95% के आसपास रहती है, ठीक है। तो इन भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकीय संभावनाएं विद्यमान है। पर्यावरण अनुकूलता के कारण प्रदेश में चारों प्रकार के रेशम उत्पादन की प्रचुर संभावनाएं मौजूद है। सहतूती रेशम कीट पालन मुख्यतः दून घाटी और मैदानी क्षेत्रों में होता है। देखो यहाँ पर एक चीज आ गई है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ चुकी है, ठीक है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या यहाँ पर लिखा है ना, सहतूती रेशम कीट पालन मुख्यतः कहाँ पर? दून घाटी और मैदानी तराई क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि वन आधारित ओक टसर कीट पालन प्रमुख रूप से वन बहुल्य क्षेत्र में किया जाता है। उच्च गुणवत्ता के बायोवोल्टिन रेशम कोया उत्पादन होने के कारण उत्तराखंड राज्य को बायोवोल्टिन सिल्क स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। देखो ये पूछा जा सकता है कि बायोवोल्टिन सिल्क स्टेट के रूप में किसको जाना जाता है? तो वो किसको जाना जाता है भाई? अपने प्यारे उत्तराखंड को क्या जाना जाता है? बायोवोल्टिन सिल्क स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कोया का उत्पादन किया जाता है। विशेषकर दून घाटी की जलवायु बायोवोल्टिन सहतूती रेशम उत्पादन के लिए अत्यधिक क्या है? उपयुक्त है। तो ये आपके पास कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि बायोवोल्टिन सहतूती रेशम उत्पादन कौन सी घाटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ये उग सकता है? तो ये कहाँ पर उग सकता है? दून घाटी में उग सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर, ये इकोनॉमिक सर्वे का पहला पार्ट हुआ है ख़त्म, ठीक है। ऐसे ऐसे भी 3 पार्ट और हैं, और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।